गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। पहले हम ले रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत का बंटवारा। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रस्थान की तिथि जून 1948 से पहले लेकर 15 अगस्त 1947 निश्चित की थी। माउंटबेटन के अनुसार स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि 15 अगस्त की तिथि निश्चित कर कांग्रेस ने इस योजना को अपनी 3 जून 1947 की कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकार किया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। पंत ने कहा कि यह देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, परंतु इस प्रस्ताव की स्वीकृति ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के खान बंधु और खुदाई खिदमतगारों को, जो कांग्रेस का बराबर साथ देते आ रहे थे, बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जब महात्मा गांधी ने देश विभाजन की स्वीकृति दे दी तो सीमांत गांधी अब्दुल गफार आश्चर्यचकित रह गए। नेहरू और पटेल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर भी यह प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में सर्वसम्मति से पारित न हो सका। 161 सदस्यों ने या तो विरोध में मत दिया या वे तटस्थ रहे। मुस्लिम लीग की बैठक 10 जून 1047 को हुई। उसमें 10 जून 1947 को हुई। उसमें 400 सदस्य उपस्थित थे, उनमें से केवल 10 ने विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पास हो गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभक्त कर दिया गया। दोनों डोमिनियनों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभु सत्ता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने अपनी बांटो और राज्य करो अर्थात डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की नीति को अंत में क्रियान्वित करके दिखाया। 15 अगस्त की अर्धरात्रि को नेहरू ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नवीन युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से नवीन आत्मा बोल उठती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत को स्वतंत्र कराने का सारा श्रेय कोई भी एक पार्टी नहीं ले सकती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को भी इसका श्रेय नहीं दे सकते। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ से लेकर अंत तक भली भांति देखने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका श्रेय भारत भूमि पर शहीद होने वाले अनेक देशभक्तों और विभिन्न राजनीतिक दलों को जाता है। इसका श्रेय उन राष्ट्रभक्तों को जाता है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन के स्वर्णिम काल को देश की विभिन्न जेलों की काल कोठरियों में गुजार दिया हो। निस्संदेह राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म बूर्जुआ वर्ग के और उसकी विचारधारा के वाहक नवीन बुद्धिजीवी और वृत्तिजीवी वर्गों के उदय के बाद हुआ, लेकिन आज़ादी की जंग में भाग लेने वाले पूंजीपति, व्यापारी, श्रमिक, दस्तकार, जमींदार, किसान, छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी और वृत्तिजीवी सभी थे। अतः भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष भारत के सभी वर्गों और लगभग सारे दलों द्वारा ही लड़ा गया था। इसकी सफलता का श्रेय किसी व्यक्ति विशेष व विशेष पार्टी को न देकर इसे एक सफल सामूहिक प्रयास ही माना जाएगा। पर निस्संदेह देश की स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग निर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही किया था। अब हम लेंगे भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। भारत की स्वतंत्रता में अनेक तत्वों ने योगदान दिया था।
1857 के बाद भारत में जो राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न हुआ, उस राष्ट्रीय जागरण में अनेक तत्व अंतर्निहित थे। अतः मौलिक रूप से भारत की स्वतंत्रता में जो तत्व सहायक सिद्ध हुए वे इस प्रकार से हैं। पहला, गांधी जी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सके, किंतु इन आंदोलनों के फलस्वरूप लोगों का ब्रिटिश शासकों की शक्ति में विश्वास समाप्त हो गया और जनता ब्रिटिश शासकों से सीधी टक्कर लेने लगी। स्थानीय जनता के सहयोग के बिना कोई भी शासक सफलतापूर्वक शासन नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रव्यापी हो चुका था और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने और लाठियों की वर्षा करने से लोगों में विदेशी शासकों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट, दूसरा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया था कि वह भारत पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सकता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने स्वयं ब्रिटिश संसद में इस बात को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, तीसरा है, देश में राष्ट्रीय जागरण केवल नागरिकों तक ही सीमित न रहा, बल्कि इसकी लहर पुलिस और सेना तक पहुंच चुकी थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों के फलस्वरूप सेना में भी नवीन चेतना आ गई थी। इसीलिए 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। इससे अंग्रेज़ भारतीय सेना की वफादारी पर संदेह करने लगे थे और अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया था कि भारतीय सेना पर निर्भर रहकर भारत पर शक्ति के बल पर शासन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला कारण था, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। मजदूर दल भारत को स्वतंत्रता देना चाहता था और सत्ता में आने से पूर्व ही आम चुनावों के अवसर पर उसने घोषित कर दिया था कि यदि मजदूर दल सत्ता में आया तो भारत को स्वतंत्र कर देगा। इंग्लैंड में जब तक अनुदार दल की सरकार रही, वह भारत में प्रजातीय विभेद की नीति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने की नीति का अवलंबन करती रही। नेक्स्ट, अगला कारण है, मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव सेना, पुलिस और प्रशासन में भी फैल चुका था। अतः अंग्रेज़ों के लिए केवल मुस्लिम लीग की सहायता से अधिक समय तक प्रशासन चलाना असंभव था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, विश्व का जनमत भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो रहा था। अमेरिका और चीन निरंतर इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। इंग्लैंड विश्व जनमत की अधिक समय तक अवहेलना भी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, इंग्लैंड से शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया था। यदि कांग्रेस देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं करती तो मुस्लिम लीग से कदापि समझौता नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ मुस्लिम लीग गठबंधन देश की स्वतंत्रता में देरी उत्पन्न कर सकते थे। अतः कांग्रेस ने देश की शीघ्र स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई और वह कीमत थी देश का विभाजन या देश का बंटवारा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड द्वारा भारत को स्वतंत्रता देना उसकी विवशता का भी घोतक था। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसे अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा था। व्यापार संतुलन भी भारत के पक्ष में था, अतः युद्ध के समय भारत का भी ऋण इंग्लैंड पर चढ़ गया था। अतः इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में ये धारणा उत्पन्न हो गई थी कि भारत पर अधिक समय तक नियंत्रण बनाए रखना आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। तो ये थे भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। अब है निष्कर्ष। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस का महान योगदान था, परंतु क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के बलिदानों को सर्वथा भूल जाना भी अनुचित होगा। जिस समय सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी थी और कांग्रेसी नेताओं का मनोबल गिर रहा था, इन क्रांतिकारियों व आतंकवादियों ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर राष्ट्रीय आंदोलन की लहर को गतिमान बनाए रखा। इसके अतिरिक्त भारतीय समाचार पत्रों, लेखकों, विद्यार्थियों, पूंजीपतियों और साधारण जनता ने
अपने ढंग से आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता में सहायता दी। तो ये था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व।